नाउ क्वेश्चन नंबर 2.31 यानी 31 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसमें एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपको बनाना है जिसमें अंदर एक सॉलिड सिलेंडर होगा और उसके बाहर एक होलो सिलेंडर होगा। अब इस क्वेश्चन के अनुसार ये कहता है कि हमने बाहर वाले स्फीयर को अर्थ कर रखा है, इसको हमने अर्थ से जोड़ा हुआ है और अंदर वाले स्फीयर को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं जिसकी वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। मान लीजिए हम चार्ज यहाँ पर इसको Q ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका मतलब इस पर यहाँ चार्ज आपका Q हो जाएगा। इसके कारण बच्चों जो इसकी इनर सरफेस है आउटर सिलेंडर की, इस इनर सरफेस पर पूरी सरफेस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव Q, यहाँ पर आपका चार्ज होगा माइनस Q और यहाँ चार्ज होगा इस पर प्लस Q। और इसके अपोजिट फेस जो कंडक्टर की होगी, कंडक्टर के अपोजिट फेस पर प्लस चार्ज होगा इंडक्शन के कारण, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर आ गया है तो ये वाला है फेस आपका पॉजिटिव बनेगा, वो अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बच्चों हमने मान लिया कि ये अंदर वाला जो स्फीयर है इसकी रेडियस r1 है और बाहर वाला जो स्फीयर है इसकी रेडियस r2 है। तो अब इन दोनों स्फीयर के बीच का जो स्पेस है, इस दोनों स्फीयर के बीच के स्पेस में यहाँ इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव यानी अंदर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर की तरफ इस तरीके से होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पूरे के पूरे स्पेस में चारों डायरेक्शन में फैला हुआ है। मान लीजिए बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके एक्सिस से, ये इसका एक्सिस है, इससे एक्स डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है। तो आप सब जानते हैं गॉस थ्योरम के फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने पढ़ा था कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। अगर आपने डिस्टेंस x ली है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ये लेनी है, यहाँ पर x लेना है। अगर यहाँ को आपने डिस्टेंस स्मॉल r ले लिया तो फिर आप यहाँ स्मॉल r भी ले सकते हैं। अब बच्चों हमें चाहिए दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम कैपेसिटेंस फाइंड नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने एक अलग से एक फॉर्मूला यूज़ किया है। वी नो दैट स्टूडेंट्स कि E इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dV बाई dr। ये बच्चों आप पढ़ चुके हैं, तो इससे आप लिख सकते हैं कि dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। और अगर आपको V कैलकुलेट करना है तो V इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर। सॉरी यहाँ पर आपको डी आर लिखना था। और ये जो V है आपको कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ देख लीजिए इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी r1 से r2 तक। और बस अब आपको ये सिंपल कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है। V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, मैं हर बार लिमिट नहीं लिखूंगा, बाद में फाइनली लिमिट लिख लूँगा। E की वैल्यू आप लिख देते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू डी आर। अब बच्चों इसमें से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, जैसे लैम्डा कांस्टेंट है इसको आपने बाहर निकाल लिया और नीचे आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आपने बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन के अंदर 1 बाई आर इंटू डी आर बचा, जबकि लिमिट्स हैं r1 से r2 तक। 1 बाई आर का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होता है log r बेस ई, log r बेस ई, एंड लिमिट्स आर r1 टू r2। तो जब आप इसमें लिमिट रिप्लेस करेंगे तो माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन जाएगा log r2 बेस ई माइनस लॉगरिथम r1 बेस ई। और नेगेटिव वाले लॉग जो आप लॉग को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको डिवीज़न में कन्वर्ट कर सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लॉग r2 डिवाइडेड बाई r1 बेस।
आप कैपेसिटेंस निकालते समय नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखना है कि इसमें बड़ी रेडियस को नीचे छोटी वाली रेडियस से डिवाइड होना चाहिए, जैसे मैंने स्फेरिकल कैपेसिटर में आपको बताया था, ये V है। तो बच्चों V इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, माइनस साइन आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस स्टेप पे आप कर सकते हैं या फिर आप अगले स्टेप पे भी कर सकते हैं। लैम्डा को आप लिख सकते हैं Q बाई L, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और ये आपका लोगारिथम R2 बाई R1। अब स्टूडेंट्स इससे Q बाई V कैलकुलेट कर लीजिए। Q बाई V इज इक्वल टू, ये Q बाई V आपका हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई लोगारिथम R2 डिवाइडेड बाई R1 बेस की। और ये जो Q बाई V होता है इसको C कह सकते हैं, तो C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई लोगारिथम R2 divided by R1 base E. It is the capacitance of cylindrical capacitor. नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इन सब चीज़ों की वैल्यू आपको गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट C 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का आपको पता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1 बाई 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, लेकिन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पर नीचे आपका 2 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू इसकी हाफ हो जाएगी। लेंथ जो आपको गिवन है आपके क्वेश्चन के अनुसार, आपको लेंथ गिवन है, मैं भूल गया, लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर यानी 15 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर हो गए। अब नीचे आपको लिखना है बच्चों लॉग, और लॉग R2 बाई R1, जबकि R2 और R1 दोनों यहाँ गिवन है। एक आपकी लेंथ 1.5 है और दूसरी 1.4 है, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1.4, और ये आपकी वैल्यू आ गई है 3 5 ज़ा, और ये 3 3 ज़ा, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -2, और ये 9 को भी आप ऊपर ले जाओ -9 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6, और log 15 बाई 14। अब आगे का जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करना होगा। आप लोगारिथम टेबल से log 15 बाई 14 यानी इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग एंड बाई पुटिंग द वैल्यू you can get the C is equal to 1.2 into 10 to the power -10 farad। और बच्चों एक क्वेश्चन में पहले भी आपको ट्राइग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करना था, क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपको टेबल देखने में प्रॉब्लम आती है, आप टेबल नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके पास डाल दूँगा, पर उसके लिए हमारे पास वीडियो होना ज़रूरी है, टेबल होना ज़रूरी है, जिससे कि हम टेबल में देख करके उस वीडियो को बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.33। A parallel plate capacitor is to be designed with a voltage rating 1 kV। यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को इस तरीके से बनाया गया है कि वो 1 kV मीन्स 1000 वोल्ट तक सेंड कर सकता है, यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डायरेक्टिक कांस्टेंट 3, और उसमें जो हमने डायरेक्टिक कांस्टेंट फिल किया है वो आपका 3 है। डायरेक्टिक स्ट्रेंथ अबाउट 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई डायरेक्टिक कितने वोल्ट तक सहन कर सकता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है, ये उसकी डायरेक्टिक स्ट्रेंथ होती है, जो 10 टू दी पावर 7 वोल्ट पर मीटर होती है। और जनरली ये जो आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका 1/10% होता है, उसका 10% होता है। For safety we should like the field never be exceed से 10% ऑफ डायरेक्टिक स्ट्रेंथ। जो आपकी डायरेक्टिक स्ट्रेंथ गिवन है, फील्ड उसके 10% से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे।
एरिया ऑफ प्लेट इज रिक्वायर्ड टू हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 50 pf। अगर आपको 50 pf का कैपेसिटर बनाना है तो आप उसके लिए इसकी एरिया ऑफ प्लेट्स कितना रखेंगे। बच्चों केवल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब जो किसी भी कैपेसिटर को हम यूज करते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब क्रिएट होता है तो कोई डाइलेक्ट्रिक कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है, स्टैंड कर सकता है, वो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना होता है, मान लीजिए कोई 100 केजी वेट उठा सकता है, पर सेफ्टी पर्पज से हम उस पर 10 केजी का ही लोड डालते हैं। मतलब हम इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 1/10 यानी कि 10% होता है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल 10% रखना है तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, E इज इक्वल टू, ये होगा आपका 10% ऑफ 10⁻⁷, यानी इसको हम कह सकते हैं 1/10 इंटू 10⁻⁷, इट इज़ 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, V हमें गिवन है, E हमें गिवन है, तो आप दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D कैलकुलेट कर सकते हैं। D इज इक्वल टू V/E। V आपका 1000 है और ये आपका 10⁻⁶ है, तो ये 10⁻³ मीटर आपका आंसर, ये D आ गया। अब आपको कैपेसिटेंस चाहिए कितना, 50 pf। तो कैपेसिटेंस होता है आपका ε0 KA/D, और आपको तो A कैलकुलेट करना है, तो A इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाई ε0 इंटू K। तो बच्चों C की वैल्यू यहाँ पर लिखिए 50 pf, यानी 50 इंटू 10⁻⁻12 एरर। D की वैल्यू जो अभी आपने कैलकुलेट की है 10⁻³ और ε0 की वैल्यू आप सब जानते हैं 8.86 इंटू 10⁻12 और K इज इक्वल टू यहाँ पर 3 गिवन है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप इस कैलकुलेशन को कर लें। 50 डिवाइडेड बाई 8.86 इंटू 3 और इंटू 10⁻⁻12 और -3 माइनस के 15 और ये 12 आपका ऊपर जाएगा तो प्लस। तो अब आराम से इसमें एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.34, ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप इसको पढ़िए, आराम से थ्योरी समझिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से क्लास में इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.35। 2.35 क्या है, इन ए बांडी ग्राफ टाइप जनरेटर ए स्फेरिकल मेटल सेल इज टू बी ए 15 इंटू 10 टू द पावर 6 volt electrodes। The dielectric strength of the gas surrounding the electrode is 5 into 10 to the power 7। What is the minimum radius of the cell required? क्वेश्चन बिल्कुल आपका उसी तरीके का है जो क्वेश्चन मैंने अभी आपका सोल्व किया है। इस क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल भी दिया हुआ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल लिख लेते हैं। पोटेंशियल है यहाँ पर 15 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। और बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 7, 3 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट पर मीटर। अभी मैं समझा के आपको आया हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 1/10% होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10% ऑफ 3 इंटू 10⁻⁷
और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आपको डिस्टेंस यानी रेडियस चाहिए, तो रेडियस इज इक्वल टू V/E और V इज इक्वल टू 15 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁶। ये कैंसिल हो गया और ये 3 5 जा, तो मीन्स रेडियस कैन बी 5 मीटर। Question number 2.36 students. It is very important and beautiful question. A small sphere of radius r1 and charge q1 is enclosed by a spherical cell of radius r2 and charge q2. जो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि स्फेयर को एक स्फेरिकल सेल से एनक्लोज किया हुआ है। So that the q1 is positive charge will necessarily flow from sphere to cell. अगर ये q1 पॉजिटिव है तो ये नेसेसरीली इस स्फीयर से सेल की तरफ फ्लो होगा। आपको पता है कि चार्ज जो फ्लो होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो इनर स्फीयर का पोटेंशियल अगर ज़्यादा है, आउटर का अगर कम है, तो चार्ज अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगा। तो बच्चों अब हम 2 पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। जैसे एक पॉइंट मैंने यहाँ ए ले लिया और एक पॉइंट इस पर आप बी ले लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल निकालते हैं और अगर दोनों के पोटेंशियल में से ए का पोटेंशियल हायर हुआ, ज़्यादा हुआ, तो चार्ज ए से बी की ओर फ्लो होगा। बेटा अगर मैं इसको Q1 चार्ज पॉजिटिव दे दिया है तो इसका मतलब यहाँ इस सरफेस पर प्लस Q1 चार्ज रहेगा, आप देख लीजिए। और इसके इंडक्शन के कारण इसके अंदर वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इस तरीके से, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और उसके जस्ट अपोजिट सरफेस पर प्लस चार्ज। तो अगर यहाँ Q1 है, यहाँ पर माइनस Q1 होगा और यहाँ पर प्लस Q1 होगा। तो ये टोटल चार्ज जुड़ करके, क्योंकि Q2 वहाँ पहले से ही है, ये चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2। तो सबसे पहले आप चार्ज को ध्यान से समझ लीजिए। अगर चार्ज आपको ध्यान से समझ आ जाता है तो फिर हम आगे इसको कर सकते हैं। अब आप देखिए पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए यानी VA इज इक्वल टू 1/4πε0। कितने चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट करेंगे? Q1 तो इसका खुद का चार्ज है, तो ये पोटेंशियल हुआ Q1/R1। नेगेटिव जो चार्ज है ये भी यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव के अंदर है, वो होगा आपका Q1/R2, क्योंकि -Q चार्ज से इसकी डिस्टेंस आपकी R2 है, प्लस Q1/+Q2 चार्ज भी यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करेगा और डिवाइडेड बाई R2। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, ए पॉइंट पर खुद ही आपका इस स्फीयर का पोटेंशियल Q1 है, ये पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और ए पॉइंट पर जो ये वाला नेगेटिव चार्ज है ये इस वाले स्फीयर से बाहर है, तो ये जितना इसकी सरफेस पर पोटेंशियल होता है उतना ही यहाँ पर क्रिएट करेगा, और इसी प्रकार से Q1 + Q2 भी यहाँ क्रिएट करेगा। तो VA इज इक्वल टू 1/4πε0। जब मैं इसको ओपन करूँगा बच्चों तो Q1/R2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा खाली Q1/R1 और प्लस Q2/R2। इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। अब हम यहीं पर पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो जब बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो बच्चों VB इज इक्वल टू 1/4πε0। अब बी पॉइंट पे टोटल कितने पोटेंशियल है? Q1 चार्ज को इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, तो बी पॉइंट Q1 चार्ज से R2 डिस्टेंस पर है, तो Q1/R2। इसके अलावा -Q और Q1 + Q2 दोनों चार्ज R2 रेडियस पर ही होते हैं, तो -Q1/R2 और प्लस Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई R2, और यहाँ स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाता है,
तो वी बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1/R2 प्लस Q2/R2। और अब आपको देखना है कि वी ए और वी बी में से कौन बड़ा है। तो अगर मैं देखूं इसको कंपेयर करने की कोशिश करता हूं तो आप देख रहे हैं बच्चों कि दोनों के दोनों ब्रैकेट में ये वाली चीज़ सेम है। तो इसका बड़ा और छोटा होना वो इस वाले टर्म से पता चलेगा। अब इसमें R1 और R2 में से देखिए बड़ा कौन है। अगर R2 बड़ा है, R2 बड़ा है तो ये टर्म छोटा होगा और ये टर्म बड़ा होगा। तो इट मीन्स वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। और अगर वी ए इज ग्रेटर देन वी बी तो चार्ज ऑलवेज फ्लॉज फ्रॉम इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर, चाहे आप किसी भी स्फीयर को कितना भी चार्ज दे दें। इसके बाद बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 37 कम्प्लीटली आपका थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है। आप आराम से सोल्व करके देख लीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके।